दोस्तों वेलकम बैक टू चैनल। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल आर्रो ऑफिशियल क्लासेस में। तो अर्जुन जी, आपने टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज किया कि जो चैप्टर्स आपने कराए हैं उससे कितना एग्ज़ाम में फंसेगा। अभी मैं आपको बताऊं तो मैंने सही से 7-8 चैप्टर करवाए होंगे टोटल, ठीक है। और मैं आपको अब दिखाऊंगा कि 2024 का जो पेपर आया, सिर्फ और सिर्फ 2024 के पेपर में 15 क्वेश्चन में से या 13 क्वेश्चन में से 8 से 9 क्वेश्चन आपके इसी चैप्टरों से आएंगे जो चैप्टर अभी हम लोग पढ़ चुके हैं, इन्हीं चैप्टरों से आएंगे। जैसे पहला नंबर पे ये आपका देखो क्वेश्चन आपको दिख रहा है, किस चैप्टर का है भैया? ये चैप्टर है लघुगणक, लॉगरिथमिक्स। भैया लॉग पढ़ाया है आपने? बिल्कुल पढ़ाया है। भैया ये कौन सा कॉन्सेप्ट यहाँ पे लगेगा जो हम लोगों ने पढ़ा था? मैं आपको कॉन्सेप्ट भी एकदम एग्जैक्ट कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि रियलिटी में हम लोगों ने कौन सा कॉन्सेप्ट पढ़ा था जो यहाँ पे यूज होगा। आपको बहुत ध्यान से याद रखना है भैया। एक चीज़ मैंने आपको उसमें पढ़ाई कि जब a की पावर x बराबर b होता है, बड़े ध्यान से सुनना, जब a की पावर x बराबर b होता है तो मैंने आपको पढ़ाया है कि log के बेस में a आ जाता है, b यहाँ पे आ जाता है और x सामने चला जाता है। अगर आपको ये वाली चीज़ याद है तो इस सवाल को करने में आपको मैक्सिमम मेरे भाई 3 सेकंड लगने थे, 3 से 4 सेकंड। आप इसे देखेंगे, आप बोलोगे भैया ये a लिखा हुआ है, ये b लिखा हुआ है, ये x लिखा हुआ है और होता है a की पावर x बराबर b, यानी भैया a की जगह 3 लिखा है, x की जगह 4 लिखा है, बराबर b की जगह 81 हो जाना चाहिए। और ये देखो टिक था, ऐसे मार के आगे बढ़ जाते। पढ़ा है ये वाला लॉगरिथमिक्स में? मैंने पढ़ाया है कि नहीं पढ़ाया? जल्दी से जाओ अभी प्लेलिस्ट चेक करो, डीएलएड 3rd सेमेस्टर की आपको प्लेलिस्ट में ये वाला कॉन्सेप्ट मिलेगा। और ये पहला ही क्वेश्चन आया था एग्ज़ाम में, पहला ही क्वेश्चन। मैं आपको दिखाता हूँ कितने क्वेश्चन आए एग्जाम में, ठीक है। पहला क्वेश्चन ये, और ये एक ही पेपर का मैं सिर्फ एनालिसिस करवा रहा हूँ भी। दूसरा क्वेश्चन ये देखो, किस चैप्टर से है भैया? साधारण ब्याज। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? बोलोगे हाँ भैया पढ़ाया है। दूसरा चैप्टर है आपका साधारण ब्याज। साधारण ब्याज से देखो क्वेश्चन सेकंड नंबर क्या पूछा गया, और कुछ कठिन नहीं, जो पढ़ाया है वही आया है। आपसे बोला गया है कि साधारण ब्याज की दर से कोई धन 5 वर्षों में दोगुना हो जाता है। माना कि वह मेरे भाई धन जो है प्रिंसिपल वो भैया x रुपए है। कितने रुपए? x रुपए। और वो अमाउंट कितना बन जाता है? बन जाता है x से 2x, यानी जो मिश्र धन था वो 2x हो जाता है, मूलधन x रुपए का। उसने बोला ना दोगुना हो जाता है। आप बताओ जरा टाइम कितना दे रखा है? टाइम दे रखा भैया 5 साल लगते हैं, उसे 5 ईयर्स लगते हैं, ठीक है। अभी मैं ऐसे कर रहा हूँ, बाकी मैंने उसमें आपको माना बराबर x सब कुछ करके करवाया। ये मैं आपको सिर्फ दिखा रहा हूँ कि क्वेश्चन उससे आए या नहीं आए, ठीक है। तो हम लोग इस तरीके से लिख रहे हैं, अदरवाइज आप मूलधन मिश्र धन बाकायदे वैसे ही लिख के आपको करना है। फिर आपने कहा भैया इसका साधारण ब्याज। अब एक बात बताओ, x रुपए के 2x रुपए अगर तुम्हें वापस दिए किसी ने, x रुपए के 2x रुपए अगर तुम्हें कोई वापस देता है तो तुम्हारे माइंड में एक चीज़ 100% आनी चाहिए कि मेरे भाई x रुपए हमको ब्याज मिला है। तुमने किसी को x रुपए दे दिए और उसने तुमको x रुपए तो दिए, साथ में और x रुपए दिए, 2x रुपए दिए, तो 1x रुपए इसमें ब्याज नहीं हो जाएगा? फिर आपको ब्याज का फॉर्मूला भी मैंने उसमें पढ़ाया है। मैंने आपको भैया पढ़ाया क्या था? मैंने आपको पढ़ाया था कि जो मिश्र धन होता है वो एक्चुअल में होता है मूलधन प्लस ब्याज। और अगर हम यहाँ से इस ब्याज को निकालें, ब्याज बराबर क्या हो जाएगा? बोलोगे मिश्र धन माइनस मूलधन। हमने कहा अगर 2x में से x रुपए हमने जमा किया था और हमें 2x रुपए वापस मिला, तो x तो मेरा वापस मिला और 1x हमको ब्याज वापस मिला। तो यानी 2x से अगर हम 1x को घटाएंगे तो ये 1x जो निकल के आएगा ये हमारा ब्याज होगा। ये मैं आपको सब समझाने के लिए भी लिख रहा हूँ, आपको अभी ज़रूरत नहीं है ये सब सारी चीज़ें करने की। मैं सिर्फ बता रहा हूँ कि आपको मैंने ये वाला फार्मूला भी लिखवाया है, ये वाला फार्मूला भी पूरा कायदे से समझाया है। उसके बाद मैंने आपको अमाउंट के बारे में कायदे से बताया कि रियलिटी में अमाउंट क्या है, मिश्रधन है क्या। बहुत आराम से हिंदी में एकदम स्पष्ट भाषा में समझाया है ये सारी चीज़ों के बारे में। आप बड़े ध्यान से सुनना। अगर ये सवाल MCQ में आता है तो मैंने आपको उसमें एक शॉर्ट ट्रिक ज़रूर नहीं बताई है, बाकी मैंने आपको इसमें लॉन्ग ट्रिक तो पूरी समझा रखी है कि आपको कैसे करना। आप बोलोगे भैया डायरेक्ट अब बता दीजिए। हमने कहा 2x रुपये हमें वापस मिले, x रुपये हम मान लेते हैं मेरा यहाँ पे कुछ मूलधन होगा, x का 2x मिल रहा मतलब x रुपये हमें मिला होगा साधारण ब्याज। और साधारण ब्याज CI बराबर SI बराबर मैंने आपको क्या बताया? मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे 100। याद है? बोलोगे हाँ भैया। हमने कहा SI हमको x रुपये मिलता है, मूलधन कितना है मेरा? वो भी x रुपये ही है।
दर कितनी है पता नहीं, समय कितना है 5 साल का, और हमें 100 बटे में लिख देना है। अब आप बोलोगे भैया x से x कट गया, यहाँ देखो 5 से काटा तो 20 25 100 20 बार में कट गया, तो r बराबर यहाँ से मेरे भाई इसको इधर भेज दो तो 20 एकम 20, r बराबर मेरा 20% आ गया। दर हमारी कितनी आ गई, 20% वार्षिक दर आ गई। अब बताओ 20% रेट से कितने वर्ष में वह धन 3 गुना हो जाएगा। यही x रुपए कितने टाइम में बोल रहा है भैया, 3x हो जाएगा। कितने टाइम में 3x हो जाएगा, दिमाग लगाओ। x रुपए तुमने किसी को दिए, वापस तुमको मिले हैं 3x। तुमने दिए कितने, x, वापस तुम्हें कितने मिले, 3x। तो भाई ज़रा आराम से समझो इसको कि यहाँ पे 2x रुपए हमें क्या मिला होगा, ब्याज। x का 3x मिलेगा तो 2x तो ब्याज मिलेगा, बोलोगे हाँ। अब भैया यहाँ SI की जगह लिख देंगे 2x बराबर P की जगह x, R हमें 20 पता चल गई, 20 लिख देंगे। अब हमें पूछा कि कितने वर्षों में, यानी टाइम नहीं पता है तो टाइम को t ही लिख देंगे और बटे में भैया 100 लिख देंगे। आप बोलोगे भैया देखो x से x कटा गया, 2 से अगर हमने काटा इस 20 को तो भैया 10 बार में कटा गया, 10 बार में पूरा कट गया। और मैंने कहा भैया अगर 10 में से इस 100 को काटा तो बोलोगे 1 0 से 1 0 काटोगे तो 10 आ जाएगा, 10 दहम 100 आ जाएगा। आप बोलोगे भैया यहाँ से t बराबर आ गया 10 वर्ष। कितना आ गया, t बराबर 10 वर्ष। कैसे 10 वर्ष आया भैया, ये 10 जो है वो इधर 1 के साथ गुणा हो जाएगा आके, क्योंकि यहाँ पे तो ये खत्म ही हो गया है। अब आप बोलोगे यहाँ पे 10 वर्ष आ गया तो इस तरीके से टिक मार के आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन फिर से सुनो बात को, ये मेथड है जब आपको ये चीज़ दिखानी है टीचर को। आपको टीचर को नहीं दिखाना है, आपको टीचर को बताना ही नहीं कि मैंने किया कैसे है, टीचर खुद ही समझ लेगा आपने कैसे किया है। तो इस चीज़ को ना करके अब यहाँ पे बड़े ध्यान से सुनना, मैं इसका एक डुप्लीकेट यहाँ पे बना के आपको उस शॉर्ट मेथड के बारे में भी समझा देता हूँ जो मैं समझाना चाहता हूँ, देखना ज़रा ध्यान से। और कोई ऐसा शॉर्ट मेथड नहीं है कि वो आप लगा नहीं सकते हो, ठीक है। अगर ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन आपको लग रहा है कि भैया सिंपली कर सकते हैं, इसको ज़्यादा नहीं सॉल्व करना है कठिन, तो फिर आप उसे लगा भी सकते हो, ठीक है। इस चीज़ को पहले मैं रफ़ कर देता हूँ, फिर मैं आपको समझा देता हूँ, बड़े ध्यान से सुनना। यहाँ पे तो आपको किसकी ज़रूरत भी नहीं है इसकी, जो यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। बड़े ध्यान से सुनो भाई, एक लिख लेना यहाँ पे डायरेक्ट मेथड, और ये काम आएगा आपको इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। डायरेक्ट एक शॉर्ट मेथड है ये, और आपको ये लिख भी लेना है ब्रैकेट में। भाई आप लिखोगे कि पहले m1 गुना कोई धन था, फिर वो धन m2 गुना हो गया, दोनों में 1 1 माइनस कर दो, लाइन खींच दो, मतलब बटे में कर दो, और बराबर में पहला वाला टाइम कितना था और दूसरा वाला टाइम कितना था, यानी गुने में -1 का जो अनुपात होगा वही टाइम 1 से टाइम 2 का अनुपात होगा। ये है फॉर्मूला। अब आप बोलो भैया इसका यूज कैसे करेंगे, बड़े ध्यान से सुनना। पहले साधारण ब्याज पर कोई धन 2 गुना हो रहा था तो देखो 2 हो गया, गुना में 2 हो गया, तो यानी m1 की वैल्यू 2 हो गई। बाद में वो 3 गुना हो रहा है तो m2 की वैल्यू कितनी हो गई, 3, ये हो गई m1 की वैल्यू। फिर भैया टाइम 1 पहले कितना था, 5, तो टाइम 1 हो गया 5, और आपसे पूछा कितने वर्ष में, यानी टाइम 2 आपको निकालना है। आपने कहा भैया सिंपल सी बात है, m1 की जगह लिखना है 2 - 1, m2 की जगह लिखना है 3 - 1, टाइम 1 की जगह लिखना है 5 और टाइम 2 की जगह लिखना है t2, क्योंकि हमें निकालना है। हमने कहा भैया सरल सी बात है, इसे बिल्कुल हल कर लेंगे। आप बोलोगे 2 में से 1 चला गया 1 बचा, 3 में से 1 चला गया 2 बचा, बराबर यहाँ पे 5/t2 आ गया। अब मैंने कहा इनका कैंची गुणा करा दो, तो t2 का गुणा 1 से कराओगे तो t2 बन जाए t2, और यहाँ पे गुणा कराओगे तो 2 पंचे 10, तो यहाँ से टाइम 2 जो है वो 10 वर्ष आ गया। और एक लाइन में ही आप इसे सॉल्व कर सकते हो, क्योंकि आपको किसी को भी एक्सप्लेन नहीं करना है कि मैंने इसे कैसे सॉल्व किया है। तो ये मेरा 10 वर्ष इस तरीके से भी आ जाएगा। तो इस बात को आप डायरेक्ट याद कर सकते हो। अगर MCQ फॉर्म में आता है तो क्वेश्चन आपको इस तरीके से ही करना है। बात आ गई समझ में। लेकिन हाँ, अगर 2 नंबर में क्वेश्चन आ गया तो ये सब मत करना। मैं पहले बता देता हूँ कि आपसे वो स्टेप चाहता है टीचर, आप स्टेप मार्किंग से बचें और स्टेप ज़रूर करें, ठीक है। बात एकदम कंफर्म है। आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो 2 क्वेश्चन पढ़े, दोनों क्वेश्चन पढ़ाया। हालांकि मैंने ये तरीका आपको बताया है क्लास में, ये शॉर्ट वाला कट मैंने आपको अभी बता दिया है, तो आप ये मानो कि आपको उसी नोट्स में आगे इसे बढ़ा लेना है। उसी 41 मिनट की क्लासेस हैं सारी, 41 मिनट में आपको एक चैप्टर का पूरा अच्छी तरीके से कॉन्सेप्ट मैंने क्लियर करवा दिया है। अब ज़रा बताओ, क्या ये चैप्टर आपको ऐसा लग रहा कि नहीं पढ़ाया है मैंने? चैप्टर का नाम मैं पहले बता दूँ, चैप्टर का नाम था समुच्चय,
और इस चैप्टर की क्लास मैंने महज 17 से 18 मिनट में पूरी क्लास ख़त्म कर दी है। पूरा चैप्टर 17 से 18 मिनट में मैंने समझाया था। ये वही चैप्टर है भाई, एकदम छोटा सा चैप्टर, इसे आराम से मैंने समझाया है और 17-18 मिनट में आप इसमें पूर्ण रूप से अपनी पकड़ बना सकते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन एकदम ही सरल था और इसे करना कितना सरल है, बड़े ध्यान से सुनो। आपसे बोला गया है ए जो है x सारी सम संख्याएं हैं जो 9 से छोटी हैं। इसका मतलब होता है सारी संख्याएं 9 से छोटी हैं और सारी की सारी होनी चाहिए सम संख्याएं। आप इसे वेक्टर फॉर्म में बनाओ तो आप बोलोगे a इज इक्वल टू भैया हो जाएगा समुच्चय बना के भाई सम संख्याएं, यानी 2 हो गई, 4 हो गई, 6 हो गई, 8 हो गई। मेरा एक भाई खड़ा हुआ बोला भैया 10 हो गई। मैंने कहा एक बात बताओ, क्या 10 तुम्हें 9 से छोटा दिख रहा? बोलोगे नहीं। तो इसका मतलब हो गया भैया हमें सिर्फ और सिर्फ 8 तक ही लेना है। तो ए समुच्चय मेरा ये बन गया। आपको भैया बी समुच्चय उसने ऑलरेडी बता रखा है कि बी समुच्चय मेरा 7,3, 7,3, 4 और 8 है। अब आपसे पूछा गया है कि भैया b माइनस ए बताना है। और आपको अच्छे से याद है जब मैंने आपको बताया था उसमें कि जो आगे वाला लिखा होता है और जो पीछे वाला समुच्चय लिखा होता है, आगे वाले समुच्चय का जो अवयव पीछे वाले समुच्चय में होगा वो आपस में ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो कुछ भी बचेगा वो सिर्फ आगे वाले का ही लिखा जाएगा। याद करो, आगे वाले समुच्चय में और पीछे वाले समुच्चय में जो आगे लिखा है माइनस के वो समुच्चय और जो पीछे लिखा है माइनस के उस समुच्चय में जो कॉमन टर्म्स होंगे, दोनों में जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे वो आपस में कट जाएंगे और जो ए वाले के बचे हुए एलिमेंट्स होंगे वही लिखे जाएंगे। बी वाले को आप बिल्कुल भूल जाना, जो पीछे लिखा है उसे बिल्कुल ही भूल जाना। यहाँ पे आप ए वाले को एकदम ही भूल जाओगे क्योंकि पीछे वाले से हमें कोई भी मतलब नहीं होता है। अब इस बात को अगर तुम सही तरीके से सॉल्व करके देखो तो तुम्हें पता चलेगा कि भैया उसने हमसे बोला है कि b माइनस ए बता दो, तो आप बोलोगे भैया ऐसे बता देंगे। देखो b में से a घटाना है तो पहले कौन लिखा है b, तो हमें फोकस करना है सिर्फ और सिर्फ इस पे और हमें देखना है इन दोनों में से कॉमन कौन सा। आप बोलोगे देखो भैया 4 इसमें भी है, 4 इसमें भी है, 8 इसमें भी है और 8 इसमें भी है, यही तो कॉमन है भैया। 7 इसमें, इसमें नहीं, 3 इसमें, इसमें नहीं। अब लोगों के दिमाग में क्या आएगा कि भैया आपने कहा कि सिर्फ इसका वाला लिखना है, इसका मतलब केवल ये 7 लिख दिया, 3 लिख दिया और फिर ये बंद कर दिया। तो कुछ बोलेंगे नहीं, ये बात तो गलत हो गई क्योंकि भैया ए में भी तो ये 2 बचा, ए में भी तो ये 6 बचा। मैंने कहा भाई जो पहले लिखा जाता है बस उसी के बचे हुए टर्म्स लिखने होते हैं, हमें उन बचे टर्म से कोई मतलब नहीं जो माइनस के पीछे लिखा है, सिर्फ उसमें हमें कॉमन टर्म्स ही घटाने हैं। बात आ गई समझ में? बोलोगे हाँ बिल्कुल बढ़िया तरीके से समझ में आ गई, बिल्कुल बेसिक तरीके से और इससे भी ज़्यादा बेसिक तरीके से क्लास में इस चीज़ को मैंने समझाया है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सा एकदम राइट हो जाएगा। बेहतरीन तरीके से बात समझ में आई। यानी जो आगे लिखा होगा, अगर मैं आपसे इसी में पूछता कि बताओ भैया a माइनस बी क्या होगा, तो आप बोलते भैया a माइनस बी समुच्चय, हम आराम से लिख देते। यहाँ 6 में से 6 चला जाता, सॉरी 6 तो था ही नहीं, 4 में से 4 चला जाता, 8 में से 8 चला जाता, 2,6 ऊपर बच जाता और बस यही 2,6 मेरा आंसर हो जाता। उस बार भैया हम बी वाले के जो बचे टर्म है उन्हें छोड़ देते। यानी है आगे जो लिखा है हमें उससे मतलब है, पीछे वाले से कोई मतलब नहीं। कॉमन टर्म्स हैं तो काटेंगे, नहीं है कॉमन तो उसको पूरा ही छोड़ देंगे। बात क्लियर है हाँ या ना? चलो आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। देखो ये क्वेश्चन भी क्लास का ही था, क्लास में करवाया हुआ, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं क्लास से बाहर हो। चैप्टर का नाम है, आपको अनुपात समानुपात पढ़ाया है, उससे ये चैप्टर का क्वेश्चन है मेरे भाई। और ये देखो सारे नंबर बाकायदे लिखे हैं। ये 7वां नंबर क्वेश्चन है, पहला आया, दूसरा था, चौथा था, 7वां था। अब हम लोग आगे ऐसे बढ़ेंगे, लास्ट तक आप देखिएगा कि 7 से 8 क्वेश्चन आपके अभी तक जो क्लासें हुई उन्हीं से ही आएंगे, उन्हीं क्लासों से आने वाले हैं और बाकी की बची क्लास है 3-4 दिन में स्टार्ट होने वाली हैं। चलिएगा देखिएगा, बड़े आराम से समझेंगे। एक छात्रावास में 300 छात्रों के लिए 15 दिनों का राशन सामग्री उपलब्ध है। यदि अवकाश के कारण 200 छात्र जो हैं वो घर चले जाते हैं तो बोल रहा है कि सामग्री जो है अब वह कितने दिनों तक चलेगी। ये क्वेश्चन वर्ड है तुम्हारे लिए। तुमने कहा भैया हम एक तरफ आपने पढ़ाया है कि एक तरफ तो छात्र लिख दिया जाता है, दूसरी तरफ जो चीज़ बता रहे हैं सामग्री बोला तो सामग्री लिख देंगे, और कुछ होता तो और कुछ लिख देते। छात्र सामग्री के लिए हम लोग ऐसे सॉल्व कर देते हैं। आप बोलोगे भैया पहले छात्र हमारे जब 300 हैं तो सामग्री चल रही 15 दिन, फिर छात्र हमारे कितने चले गए, 200 छात्र चले गए। अब एक बात बताओ ज़रा, बचे हुए छात्र कितने हैं? आप बोलोगे भैया 300 थे, 200 तो चले गए,
यानी अब केवल 100 छात्र बचे हैं। तो भैया अब जो ये 100 छात्र बचे हैं इनके लिए सामग्री कितने दिन की होगी हमें नहीं पता, हमने कहा भैया x दिनों की होगी। और अब यहाँ पे आपको समझना होता है कि ये अनुपात समानुपात में समानुपात अनुलोम प्रतिलोम कौन सा वाला है। आप बोलोगे भैया बड़ा सिंपल सा है, आपने ये सिखाया है कि यहाँ पे देखो 100 से 300 बढ़ रहा है तो एरो ऊपर के लिए बनेगा। और एक बात तुम्हें कॉमन तरीके से सोचनी होती है कि 300 लोगों का 15 दिन का खाना था, 300 लोगों का खाना 15, मैं ऐसा मान के चलता हूँ 300 रुपये हैं और 15 दिन चलने हैं। कितने रुपए हैं? 300 रुपये करोगे तो गलत हो सकता है। मैं ऐसे मान के चलता हूँ भाई कि 300 लोग हैं और 300 लोगों के लिए जो राशन भर के रखा गया वो 15 दिनों का था। 200 लोग अपने घर चले गए, अब बचे केवल 100 लोग। तो बताओ जरा 100 लोगों का वही 300 लोगों का राशन जो पहले 15 दिन चलना था अब कितने दिन चलेगा? भैया अब तो ज़्यादा दिन चलेगा, क्योंकि 200 लोग कम हो चुके हैं। अब वो 200 लोगों का राशन ये 100 लोग 2 बार 100 के फैक्टर बना के और भी यूज कर सकते हैं आगे। बोलोगे बिल्कुल सही बात है भैया, बात तो एकदम समझ में आ रही है। तो इसका मतलब भैया यहाँ पे ये कम है और नीचे वाला ज़्यादा आएगा, आंसर जो भी आएगा। तो एरो कैसा बनेगा? नीचे की तरफ। और आपको भी याद होना चाहिए कि जब भी इस तरीके से एरो बनता है तो समानुपात में वैल्यू कैसे लिखते हैं। इस भाई पूंछ वाली साइड से चलेंगे 100 अनुपात 300, एरो पे गए, नीचे से एरो की तरफ गए, फिर 4 पॉइंट्स लगाएंगे समानुपात के, और फिर यहाँ पे इधर से 15 अनुपात x। ये मैंने आपको बड़े आराम से समझाया है, अभी थोड़ा मैं जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि अब ये सॉल्यूशन फॉर्म है। आपको ये दिखाना है कि एग्जाम में क्वेश्चन उससे आए। बाकी आपको ये चैप्टर अच्छे से पढ़ना तो अनुपात और समानुपात का आप चैप्टर आराम से देख सकते हैं। उसमें आपको समतुल्य अनुपात और क्या बोलते हैं आपका समानुपात और मध्यानुपाती सारे ही लगभग पढ़ाए हैं, ठीक है। तृतीयानुपाती क्या है, चतुर्थानुपाती क्या है, सारे आपको मैंने अच्छी तरीके से समझाए हैं। अब देखिएगा भाई इसमें हमने क्या पढ़ा, हमने पढ़ा भैया बाहर का प्रोडक्ट होता है और अंदर वालों का प्रोडक्ट होता है। तो हमें भैया यहाँ से मिल गया 100 इंटू एक्स बराबर 300 इंटू 15। और भैया बड़े आराम से काट देंगे क्योंकि आराम का मामला है। अगर यहाँ से x बराबर निकालोगे तो ये आ जाएगा 300 इंटू 15 और अपॉन में 100। ये 100 इधर इंटू में था, इधर आ गया डिवाइड में। 2 जीरो से 2 जीरो काटे, 15 तिया 45 होता है, यानी 45 डेज़ हमारा वो खाना चलेगा। बात आगे एकदम समझ में, जल्दी से बताएंगे हाँ या ना, जल्दी से बोलेंगे क्या बात समझ में आ गई एकदम। यानी अब जो मेरा वो भोजन है वो 45 दिनों तक चलेगा, जो पहले 15 दिनों तक चलना था, ठीक है। एग्जैक्ट बात समझ में आ गई है, ठीक, बढ़िया भाई, बेहतरीन। किस चैप्टर का क्वेश्चन है? अनुपात एवं समानुपात वाले में समानुपात चैप्टर का क्वेश्चन था मेरे भाई, समानुपात का क्वेश्चन था। आपको बात समझ में आ गई। ये चैप्टर हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, बाकायदे डिटेल्ड में पूरा चैप्टर पढ़ा है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई, किस चैप्टर से, क्या पढ़ाया हुआ है कि बिना पढ़ाया हुआ। क्या चक्रवृद्धि ब्याज पढ़ा है? बिल्कुल पढ़ा है भैया, ये कंपाउंड इंटरेस्ट का है, चक्रवृद्धि ब्याज का चैप्टर है। और चक्रवृद्धि ब्याज तो हम लोगों ने पूरा का पूरा पढ़ रखा है। यहाँ भी मैं आपको एक चीज़ समझाऊंगा, अगर ये क्वेश्चन MCQ में आ जाता है, मैं हर बार वो चीज़ ज़रूर बताता हूँ जहाँ आपको सॉल्यूशन नहीं बताना है, और वहाँ चीज़ें अगर थोड़ा जल्दी हो सकती हैं तो समय बचाने की कोशिश हम अपनी जारी रखेंगे, यानी अपना टाइम हम 100% वहाँ पे सिक्योर करने की कोशिश करेंगे भाई। चलो बड़े ध्यान से समझना। आपको दिया गया है कि 10,000 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर क्या है। बड़े आराम से अगर समझा जाए तो हमें इतना पता चल चुका है कि हमें इसमें चक्रवृद्धि ब्याज निकालना है, CI। चक्रवृद्धि ब्याज का फार्मूला याद है कि आपको मैंने डायरेक्ट वाला एक फार्मूला भी सिखाया है कि P लिखते हैं, फिर ब्रैकेट में लिखेंगे 1 + R/100⁻n और -1 और ब्रैकेट बंद। ये डायरेक्ट चक्रवृद्धि ब्याज निकालने के लिए होता है। P क्या होता है? मूलधन। N क्या होता है? समय। R क्या होती है? दर। CI क्या होता है? चक्रवृद्धि ब्याज। तो यहाँ से CI कितना आ जाएगा? आप बोलोगे भैया P की जगह हमारा हो जाएगा 10,000, 1 + R की जगह भैया कितना हो जाएगा? ये एक बड़ा ब्रैकेट है यहाँ पे, फिर ये छोटा ब्रैकेट है। 1 + R की जगह भैया 10 दिया गया है, दर बटे 100 हो गया। और घात हमें कितने साल के लिए? 2 साल की बात कर रहा है, 2 लिख दिया और -1 लिख दिया। आप बोलोगे भैया यहाँ से CI बराबर आ जाएगा, ये तो हमारा 10,000,
यहाँ देखोगे तो एक जीरो से एक जीरो खत्म हो गया, 10 एकम 10, 11/10 की बात 2 -1। यहाँ देखोगे भैया CI बराबर आ जाएगा 10,000 और ये हो गया भैया 121/100 -1। अगर इसे भैया देखा जाए तो अब नीचे ही कर देता हूँ यहीं पे, SI बराबर CI बराबर 10,000 और भैया इसे देखोगे तो 100 एकम 100, 121 से जब ये 100 हो के घटेगा, देखो नीचे इसे लिखा है तो इसका गुणा इससे कराओ, 100 एकम 100 डायरेक्ट बता रहा हूँ, 100 हो गया, 121 से 100 जाएगा, ऊपर कितना बचेगा 21 और नीचे कितना बचेगा, नीचे बचेगा 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म, 21 का गुणा कराओगे तुम 100 से तो कितना आ जाएगा, बोलोगे भैया 2100। तो 2100 रुपये तो हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया 2 साल का, 2100 रुपये हमारा चक्रवृद्धि ब्याज आया 2 साल का। अब हमें आगे भैया क्या करना है, उसने हमसे पूछा क्या है, उसने हमसे पूछा चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर बताना है। यानी साधारण ब्याज भी 2 साल का निकालना है। 2 साल का साधारण ब्याज क्या होता है, SI बराबर PRT/100 पढ़ा है ना हम लोगों ने। SI भैया हमें बताना है 2 साल के लिए, P हमें कितना दे रखा है 10,000, R कितना है 10%, T कितना है 2 साल और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म और ये हमारा आ गया 2 दामन 20, 20 गुणे 100 यानी 2000। यहाँ मेरा ये 2000 रुपये आ गया और ये मेरा 2100 रुपये आ गया। तो ज़रा बताओ कि चक्रवृद्धि ब्याज से अगर हम 2 साल का साधारण ब्याज घटाते हैं तो कितना आएगा। आप बोलोगे चक्रवृद्धि ब्याज 2100 है, साधारण ब्याज 2000 है, तो यहाँ से हमारा 100 रुपये आ जाएगा अंतर। कितना रुपये अंतर आया भैया, 100 रुपये आ गया अंतर। अगर हम अंतर पूछे तो हमारा कितना आएगा, 100 रुपये आएगा। एक तो ये लॉन्ग मेथड है, मैंने फिर बताया ये मेथड कब करना है, जब ये क्वेश्चन 2 नंबर का आता है या 1 नंबर का अति लघु उत्तरी में आता है, आपको दिखाना है टीचर को कि मैंने कैसे किया है। जैसे ये क्वेश्चन 1 नंबर में आया तो टीचर को दिखाना है कि मैंने कैसे किया। लेकिन यही एग्जैक्ट चीज़ को हम अगर सॉल्व करना चाहें, यही बड़े ध्यान से समझना। अगर इसी का मैं डुप्लीकेट पेज बना के आपको समझाऊँ, इस बात को बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा यहाँ पे। और देखिए कि इतने में सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। इस पूरे की ज़रूरत हमको नहीं पड़ेगी और सॉल्यूशन मेरा जो है वो सिर्फ और सिर्फ इतने में आ जाएगा। लेकिन हटा देता हूँ पूरा ताकि पता चले कि छोटा सॉल्यूशन है, फिर लगेगा कि लो बड़ा ही है ये। चलो अब देखिएगा भाई, अगर आपको ये याद रखना सिर्फ 2 वर्ष के लिए मैं बता रहा हूँ, स्पेशल फॉर 2 ईयर्स। मैंने जितने भी अभी तक कॉन्सेप्ट बताए सारे एक बादल के अंदर बताए, ये भी एक बादल के अंदर ही होगा। ऊपर यहाँ पे लिख देना स्पेशल। आपसे जब 2 ईयर्स के लिए अंतर बोला जाए, 2 साल का अंतर CI/SI का, यानी CI2 से SI2 माइनस करना हो, 2 साल के चक्रवृद्धि ब्याज से 2 साल का आपको साधारण ब्याज घटाना हो, तो आप बोलोगे सिंपल सा होता है भैया, प्रिंसिपल ब्रैकेट में दर बटे 100 की घात। अब n ना लिखो क्योंकि मैं 2 साल के लिए तो 2 ही लिख देता हूँ। n लिखने का मतलब तो आप कुछ भी लिख सकते हो, लेकिन 2 ही साल में ये काम करेगा, तो आप यहाँ पे 2 लिखोगे डायरेक्ट 2। ये भैया डायरेक्ट फार्मूला है और ये कब लगाना है, जब ये क्वेश्चन MCQ में आता। मैं बार बार ये समझा रहा हूँ कि MCQ में ही आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज करनी है, अदरवाइज़ आपको शॉर्ट ट्रिक्स यूज नहीं करनी है, ठीक है। ये आपको कब लगाना है, आप बोलोगे भैया ये हमें तब लगाना है जब ये क्वेश्चन हमारा MCQ में आएगा, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तब आपको इस तरीके से कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है। और आपको भैया कॉन्सेप्ट कैसे सॉल्व करना है, आपको लिखना है P ब्रैकेट में R/100⁻²। आपने कहा भैया P की जगह हम लिख देंगे 10,000 और भैया R की जगह हम कितना लिख देंगे, R की जगह भैया 10% दिया है, बटे में ये हमारा 100 लिखा है और घात भैया 2 लगी है। आपने कहा भैया 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, आपने कहा ये 10,000 है और ये देखो 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है और 10 का स्क्वायर करेंगे तो 100 हो जाएगा। भैया 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, आंसर हमारा आ गया 100 रुपये। तो ये हमारा डायरेक्ट निकल के आ जाता है 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। ये लिखा हुआ है फार्मूला, बड़े ध्यान से समझना। फार्मूला आपके सामने लिखा है, कैसे सॉल्यूशन हुआ, किस तरीके से सॉल्व किया गया, सारी बातें आपको समझ में आ गई, ठीक है ना। अब चला देखना मेरे भाई, आगे देखते हैं चल के कैसे करते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन बड़ा प्यारा है, इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से समझना और फिर से याद रखना कि ये क्वेश्चन आपका वैसे तो देखा जाए समुच्चय का है,
लेकिन इस क्वेश्चन में समुच्चय के साथ साथ आपको गुणनखंड वाला चैप्टर भी पढ़ना पड़ेगा, जो हम लोगों ने सेकेंड सेमेस्टर में एकदम एग्जैक्ट तरीके से आपको समझाया है। ठीक है, समुच्चय और गुणनखंड दोनों को मिला करके जो एक नया क्वेश्चन बना है, ये मुझे बेहतरीन क्वेश्चन लगा भाई मेरे। यहाँ सबसे पहले तो आपको इस चीज़ को सॉल्व करके फॉर्म बनानी है, इस वाली चीज़ को सॉल्व करना है। आप बोलोगे भैया हमें यहाँ पे दे रखा है x² माइनस का 5x और प्लस का 6 के ऐसे फैक्टर करो जिनको जोड़ने या घटाने पे 5 आ जाए। आप बोलोगे भैया हम 6 को कर सकते हैं, 2 3 6, और 2 और 3 को जोड़ने पे आ जाता है 5। तो हमें इस 5 को क्या लिखना है, हमें लिखना है x² माइनस ब्रैकेट के अंदर 3x प्लस 2x और प्लस का 6। अब बोलोगे भैया ये हो जाएगा हमारा x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस का 6। ये माइनस इधर को भी माइनस कर देगा और इसको भी माइनस कर देगा। अब भैया आप बोलोगे यहाँ से अगर हम x कॉमन ले लेंगे तो अंदर बचेगा x माइनस 3, और यहाँ से अगर माइनस का 2 कॉमन ले लें दोनों से तो ये भी बचेगा x माइनस का 3, और इन दोनों से अगर x माइनस 3 कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x माइनस 3, और एक ब्रैकेट में हमारा बच जाएगा x माइनस 2। तो ये तो हमारे हो गए गुणनखंड। यानी अगर एग्जैक्ट हम देखें तो हमें a क्या दे रखा है, हमें एक्चुअल में a मेरे भाई दे रखा है x माइनस 3 x माइनस 2, ये हमें a दे रखा है। और भैया b क्या दे रखा है, b हमें दे रखा है x प्लस 2 और x माइनस 3। अब आपसे पूछा गया है a इंटरसेक्शन b, याद है किसी को? a यूनियन b याद है किसी को? जल्दी से बोलो, किसी को भी याद है? आप बोलोगे बिल्कुल एग्जैक्ट बात है भैया हमको याद है, आपने पढ़ाया था। जब ये इंटरसेक्शन होता है उल्टा यू तो हमें सिर्फ कॉमन वाले लेने हैं, और जब ये लगा होता है तो हमें सारे ही लेने हैं। जब ये लगा है तो कॉमन वाले, जब ये लगे तो सारे, लेकिन एक एक बार ही लेने हैं सारे वाले, ऐसा नहीं कि कोई को हमने 2 बार ले लिया। तो भैया अगर आपने पहला वाला समझा ए इंटरसेक्शन बी, तो हमने कहा सिर्फ वही लेने जो दोनों में है। आपने कहा भैया देखो x माइनस 3 इसमें भी है, x माइनस 3 बी में भी है, तो ये हो गया x माइनस 3, और फिर देखो x माइनस 2 इसमें, लेकिन इसमें x प्लस 2 है तो ये नहीं होगा, तो केवल और केवल ये एक आंसर हो गया, यानी इसका आंसर तो ये हो गया। फिर मैंने कहा भैया ए यूनियन बी में, इसमें भैया सारे लेने हैं, x माइनस 3 भी लेना है, x माइनस 2 भी लेना है, x प्लस 2 भी लेना है, और x माइनस 3 अब नहीं लेना है, क्योंकि देखो एक बार ले चुका हूँ मैं कॉमन, दोबारा ले लोगे तो वो 2 बार सेम चीज़ लगेगी, रिपीट नहीं करना होता है, यानी दोबारा एक जैसे चीज़ों में हमें कॉमन को एक बार ही लेना होता है। तो ये मेरा दूसरे का आंसर हो गया। तो यानी हम ए यूनियन बी भी समझ गए, ए इंटरसेक्शन बी भी समझ गए। और ये चीज़ आपको ध्यान रखनी कि इसमें हमें इस तरीके से फैक्टराइजेशन करने के बाद ए का पहले तो हमें फैक्टर रूप बनाना पड़ेगा। फैक्टर फॉर्म जब बना देंगे फैक्टर करके, तब जा करके हम इन दोनों को आपस में सॉल्व करेंगे। रेक्टर फॉर्म के बिना इसके फैक्टर किए फैक्टराइजेशन के बाद ही सॉल्व करेंगे, उससे पहले सॉल्व नहीं करेंगे। और अगर यही बोल दे कि रूट्स बताने होते तो हम यहाँ पे x बराबर 3, x बराबर 2 और इसका x बराबर -2 लेकर के सॉल्व करते। ठीक है, बातें समझ में आ रही? आगे समझना मेरे भाई ध्यान से। ये सारी बातें तो मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको पता रहे कि ये चैप्टर हम लोगों ने पढ़ लिया ना, आपको लगे कि ये सब कुछ नया आ रहा। नया कुछ भी नहीं है, सब कुछ पढ़ा हुआ है ऑलरेडी, हम लोग ये सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या भैया चैप्टर आपको मैंने घातांक नहीं पढ़ाया था? देखो ज़रा जाके, घातांक, ये चैप्टर घातांक का है, और मैं कॉन्सेप्ट भी बता दे रहा हूँ कौन कौन से लग रहे हैं। पहला कॉन्सेप्ट लग रहा है, जब नेगेटिव के ऊपर इवन पावर होती है तो आंसर पॉजिटिव आता है, यानी माइनस नेगेटिव के ऊपर जब भी एक इवन पावर होगी तो आंसर हमेशा पॉजिटिव आएगा। यानी कोई भी ऋणात्मक संख्या के ऊपर जब कोई समघात होती है तो आंसर हमेशा धनात्मक आता है, तो आंसर हमेशा धनात्मक आता। पहला रूल ये लगेगा। दूसरा रूल क्या लगेगा? दूसरा रूल लगेगा, जब भी किसी के ऊपर ऋणात्मक घात होती है तो अंश और हर को उल्टा कर देते हैं, अंश और हर को आपस में बदल देते हैं भैया, तो वो क्या हो जाती है? पावर पॉजिटिव हो जाती है। ये 2 कॉन्सेप्ट लगेंगे, और ये दोनों के दोनों कॉन्सेप्ट हम लोगों ने क्लास में पढ़ रखे हैं। अब सुनना बड़े ध्यान से, कैसे सॉल्व करेंगे। पहले तो देखो भैया, पहले नंबर पे तो हमें सवाल को नोट करना है। पहले दिया -3/2 की पावर 2, और ये, और बाहर से मेरे भाई -3। आप बोलोगे इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो देखो पावर 2 लगी है तो आंसर जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। 3 का स्क्वायर भैया 9 होता है, और 2 का स्क्वायर मेरे भाई 4 होता है। तो हमने स्क्वायर तो ओपन कर दिया,
अब हमने कहा भैया सिंपल सा आ गया ये, यहाँ पे हमारा मजला ब्रैकेट लगा है तो मजला ब्रैकेट लगा देंगे, ठीक है, क्योंकि छोटा ब्रैकेट तो अब ख़त्म हो गया, हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। तो अब हम लोगों का बचा है जो वो ये बचा है 9/4 और इसकी भी पावर मेरे भाई कितनी -3। अब हमने पढ़ा कि जब भी पावर माइनस होती है उसे प्लस करने के लिए इसे आपस में इंटरचेंज कर देते हैं, यानी हम लिख सकते हैं इसे 4/9 और पावर जो -3 थी अब वो हो जाएगी +3। और बड़े ध्यान से समझना, अब अगर हम 4 की घात 3 करते हैं तो मतलब 4 × 4 × 4 और नीचे 9 की घात 3 का मतलब होता है 9 × 9 × 9। ऊपर भैया 4 की घात 4 चौक 16 चौको 64 और नीचे 9 9 81 9 729। तो ये हमारा भैया 64/729 जो है आंसर आ गया। तो इसका सॉल्यूशन महज इतना था, 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन जो भी था आप देख लीजिएगा, 2024 का पेपर है और ये एक ही पेपर के सारे क्वेश्चन मैं सॉल्व करा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि जितना हमने पढ़ा उससे कितना एक ही पेपर में आया है। ऐसा नहीं कि 10 पेपरों से उठाया है, एक ही पेपर में उससे कितना आया है। तो बात समझ में आ रही। अब देखो एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, अगर आखिरी कोई क्वेश्चन शायद है इसमें। ठीक है, ये क्वेश्चन का है, अब जल्दी से बताओ। जनसंख्या वाला क्वेश्चन पढ़ा है हम लोगों ने, वो जनसंख्या वाला क्वेश्चन हमने चक्रवृद्धि ब्याज वाले चैप्टर में पढ़ा है। तो ये एक तरीके से चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही चैप्टर है, चक्रवृद्धि ब्याज वाला ही चैप्टर है। बड़े ध्यान से सुनना, कोई शहर की जनसंख्या इतने रुपए है और वो 3 साल में बढ़ के इतनी हो जाती है। जैसे किसी ने इतना रुपया जमा किया, 3 साल बाद इतना ले लिया, तो भैया देखा जाए तो ये तो अमाउंट हो गया, देखा जाए तो ये तो प्रिंसिपल हो गया ना भाई। तो हमने क्वेश्चन क्या पढ़े थे, हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा था, अमाउंट बराबर प्रिंसिपल ब्रैकेट में 1 + r/100⁴ याद करो, ये वाला फार्मूला याद है सबको। फिर भैया हमने आपको एक चीज़ और बताई थी कि कभी कभी हमको यहाँ पे इस चीज़ों को देते हैं और ये वाला p जो होता है, इस p को हमें दूसरे तरफ भेजना होता है। तो हम क्या कर देते हैं कि इस a के बटे में इस p को भेज करके बराबर लगा देते हैं। तब भी देखो फार्मूला तो वही लिखा है, इस p को चाहो यहाँ ले आओ, चाहो तो इधर उठा लाओ, इन2 में लगा, इधर भाग में आ गया। बोला कोई दिक्कत नहीं भैया। a हमें कितना दे रखा है भैया, देख लो यहाँ पे हमें दे रखा है 11,57,625, ठीक है। और हमें भैया यहाँ पे p कितना दे रखा है, 10 लाख दे रखा है आई थिंक, ठीक है। और बराबर मेरे भैया हमें दे रखा 1 + r/100⁴ n की जगह हमें 3 साल दे रखा है तो 3 लिख देंगे। अब बड़े ध्यान से सुनना, कटता है तो काट लेना होता है। अब आपको पता ही है कि कटेगा भैया, आखिरी में देखो 25 से कट जाएगा, ये 25 से कटेगा, 625 आ रहा है, इसमें 3 जीरो आराम से कटेगा 25 से। 2 संख्याएं हमें देखनी लास्ट की, 25 से कट जानी चाहिए। आप बोलोगे अगर हम 25 से काटते हैं भाई, तो देखो 25 चौके 100, 15 बचेगा 57, 157 हो जाएगा, 25 छंग 150, ठीक है ना, 25 छक्का 150, 7 बचेगा 6 76 हो जाएगा, 25 3 75, 1 बचेगा 12 हो जाएगा, 0 लगाएंगे तो 12 और 5 125 हो जाएगा और 25 पंचे 125, ठीक है। इसे 25 से काटोगे तो देखो 25 चौके 100 और बाकी के 1 2 3 4 जीरो हैं तो 4 जीरो ऐसे उतार दो भैया। और कटेगा क्या भी भैया, 5 से और भी कट जाएगा। और 5 से अगर काट दिया भाई, देखो 5 9 45 46 था, 1 बचा 13 हो गया, 5 दूनी 10, 3 बचा 0 30 हो गया, 5 छक्के 30 और ये 1 5 एकम 5। नीचे भैया 5 से काटा तो देखो 5 8 40 और 3 जीरो है तो 3 जीरो लिख दो। यानी कुल मिला के मेरा जो आया वो आ गया 9261/8000 बराबर 1 + r/100⁴। अब एक तरीका यहाँ पे ये होता है कि हम लोग इस 3 को इधर भैया क्यूब लगा है तो इधर क्यूब रूट हो जाता है, यानी अगर यहाँ से इसे हटा दें तो यहाँ पे ये क्यूब रूट आ जाएगा इस तरीके से। और दूसरा ये तरीका होता है कि हम इसको भी 3 फॉर्म में बना लें, फिर आधार सेम करके पावर सेम या पावर सेम तो आधार सेम वाला कॉन्सेप्ट लगा के सॉल्व कर लें। दोनों तरीके होते हैं, पर हमारा मानना ये है कि हम लोग इसे करते हैं अपनी तरीके से, ठीक है। हम मानते हैं कि इधर से हमने इस क्यूब को इधर भेजा तो ये क्यूब रूट बन गया आके, तो यानी हमारा यहाँ से जो आया ये आ गया 1 + r/100 बराबर भैया क्यूब रूट। जरा बताओ 9261 किसका होता है, आप बोलोगे भैया ये 21 का क्यूब होता है, और भैया ये 8000 किसका होता है, ये 20 का क्यूब होता है। ये तो आपको याद भी होने चाहिए, मैंने आपसे कहा भी था 30 तक के आपको क्यूब और स्क्वायर तो याद होने ही चाहिए। स्क्वायर तो आपको 50 तक याद होने चाहिए, पर नहीं याद है तो कम से कम 30 तक आपको याद कर लेने हैं। अब बड़े ध्यान से सुनना भैया, अगर हम यहाँ पे r/100 निकालें तो आप बोलोगे ये हो जाएगा 21/20 और ये +1 इधर आएगा तो -1 हो जाएगा। तो देखो 20 एकम 20, 21 में से 20 जाएगा तो 1/20 बचेगा।
तो देखा जाए तो r/100 बराबर कितना आ जाएगा, 1/20। अब आप चाहो तो एक काम यहीं पे कर सकते हो, बड़े ध्यान से अगर देखोगे तो समझ में आ भी जाएगा कि भैया ये जो बटे में 100 लगा है, अगर इधर से हटा देंगे तो उधर मेरे भाई कहाँ जाएगा, गुणे में 100 जाएगा, तो 1 के साथ 100 का गुणा होकर 100 ऊपर आ जाएगा। अब 20 से काटेंगे 100 को तो 20 पंचे 100, तो 5% मेरा यहाँ से आंसर आ जाएगा। तो हमारी जो दर है वो कितनी है, 5%, और यही मेरा आंसर है। तो एकदम सरल सा प्रश्न होता है, बस करने का तरीका आपको पता होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, काटना आपको आना चाहिए, फॉर्मूले वही हैं सारे, जो चीज़ें पहले पढ़ाई वही चीज़ें अभी रिवीजन करा रहा हूँ, कुछ भी नया नहीं बताया है, ठीक है। हाँ, नया बताया क्या है वो बड़े ध्यान से सुनो। नया मैंने सिर्फ आपको इतना बताया कि अगर MCQ में चीज़ें आती हैं तो 2-3 मैं आपको जो सूत्र बताता हूँ शॉर्ट फॉर्म वाले, आप वो यूज कर सकते हो, ठीक है। बेहतरीन एकदम। जितना चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा है, 8 चैप्टर पढ़े हम लोगों ने, 7 या 8 या 6 या 7 चैप्टर आई थिंक पढ़े हैं, ठीक है। और उन 6-7 चैप्टरों से आपने खुद ही देख लिया कि कितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं। सिर्फ 2024 में ही कितने क्वेश्चन आए हैं उन्हीं चीज़ों से जो हम पढ़ चुके हैं। तो आई होप आपको मज़ा आई होगी क्लास में। मज़ा आई तो लाइक करिएगा, फ्रेंड्स के साथ में शेयर करिएगा, और फिर मिलेंगे अगले किसी नई सेशन के साथ में। अगर क्लासें जल्दी चाहिए, 3 दिन में मैं क्लासें स्टार्ट करने वाला हूँ, फिर से अपना रूटीन बना लीजिए, क्लासों को शेयर करा करिए अपने दोस्तों के साथ में, अपने भाइयों के साथ में, जो भी आपके साथ BTC कर रहा है, फिर जो भी तैयारी कर रहा है। चलिए फिर मिलते हैं अगले किसी नए सेशन के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।